हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के नाम से आपको पता चलता है कि फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, फ़िज़िकल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, फीचर्स हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, आइलैंड ग्रुप्स हैं, इनके साथ ही डेजर्ट एरिया भी है, साथ ही कोस्टल एरियाज़ भी हैं। तो तरह तरह के फिज़िकल फीचर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के क्लाइमेट में, ट्रेड में, डेवलपमेंट में, हर चीज़ में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इन सभी फिजिकल फीचर्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। India, its vast and varied landform and its evolution. एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारे पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है जिसमें हमारे पास पहाड़ भी हैं, डेजर्ट भी है, कोस्टल एरिया भी है, प्लेट्यूज़ भी हैं, आइलैंड भी है, यानी सब कुछ है। लेकिन ये कैसे बना, इसको पढ़ेंगे हम। हाउ दिस फिज़िकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड, ये कैसे बना, तो चलिए जानते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें तो उस पर तरह तरह के फिज़िकल फीचर्स होते हैं, जैसे डेजर्ट, रिवर बेसिन, लेक, माउंटेन, आइलैंड, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे अलग अलग फिज़िकल फीचर्स होते हैं, कई पहाड़ होते हैं, वॉल्केनो ग्लेशियर होते हैं। हम इन सब के बारे में न पढ़कर सिर्फ इंडिया की चीज़ों को पढ़ेंगे। रॉक की बात करें तो कहीं हार्ड रॉक होती है, तो कहीं सॉफ्ट रॉक होती है, कहीं पर मार्बल होता है जिससे ताजमहल जैसी चीज़ें बन जाती हैं, कहीं पर टेल्कम पाउडर बनाने के लिए सॉफ्ट रॉक्स भी होती हैं। अब सवाल ये आता है कि इतने वेरिएशन आ कहाँ से जाते हैं। अर्थ के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उनके पीछे क्या कारण है? Reason for differences in rocks formation and physical features are land formed during different geological period. कुछ फीचर्स 100 साल पहले बने हैं और कुछ कई लाख साल पहले बने हैं, मतलब अलग अलग फिजिकल फीचर्स अलग अलग समय पर बने हैं। ये पहला कारण है। Processes such as weathering, erosion and deposition have created and modified the relief to its present form. आज जो आप फिज़िकल फीचर्स देखते हैं, पहाड़ और नदी देखते हैं, ये बहुत सी प्रोसेस जैसे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन के कारण बने हुए। तो इस तरह से वेरिएशन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। इन्हीं के कारण अलग अलग जगहों पर रॉक्स अलग अलग होती है। ये एक कारण है जो बताती है कि अलग अलग तरह के फिज़िकल फीचर्स और रॉक्स पाई जाती हैं। साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये वेरिएशन क्यों आते हैं, इनको साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक की मदद से समझाने की कोशिश की है। अर्थ अलग अलग लेयर से बना होता है। टॉप लेयर क्रस्ट की होती है, उसके नीचे मैग्मा होता है जिसे मेंटल कहते हैं, उसके अंदर एक लेयर और होती है जिसे कोर कहा जाता है। अर्थ अलग अलग लेयर्स से बना होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक डायग्राम है, शॉर्ट वीडियो, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। कि क्रस्ट के बारे में बताया गया है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल ऑफ ए क्रस्ट। प्लेट बाउंड्रीज या थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार अर्थ क्रस्ट 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइड होती है। साथ ही ये प्लेट्स लगातार मूव करती रहती हैं, मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, जिसके कारण फ्लोडिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स वेरियस चेंजेस अकर्स। प्लेट मूवमेंट के कारण बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 तरह के प्लेट मूवमेंट बताए गए हैं।
कन्वर्जेंट प्लेट। इस प्रोसेस में प्लेट्स कम्स टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे की ओर आती हैं, जिसके कारण फोल्डिंग होती है, जिससे माउंटेन्स बनते हैं। डाइवर्जेंट प्लेट, इस प्रोसेस में प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसके कारण फॉल्टिंग होती है, जिससे रिफ्ट वैली फॉर्म होती है, जिसमें से रिवर फ्लो करती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट हॉरिजॉन्टल मूव करती है तब अर्थक्वेक आता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। ड्यू टू दीज प्लेट मूवमेंट, प्लेट्स कैलिड्स एंड क्रम्बल्स एंड स्लाइड्स अंडर ईच अदर। जब प्लेट्स टकराती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं या एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, इन प्लेट फ्लोटेशन के कारण ही फिजिकल फीचर्स बनते हैं। सिमिलरली, these movements had resulted in the formation and evolution of the present landform feature of India। ये बेसिक फिनोमिना है जिसके कारण चीज़ें होती हैं, और इसी फिनोमिना के कारण इंडिया में बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स बने हैं। इंडिया में कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स, जैसे हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, डेक्कन प्लेट्यू, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स, बट सम डू अकर विद द प्लेट्स। अधिकतर वॉल्केनो और अर्थक्वेक प्लेट मार्जिन पर क्यों आते हैं? क्योंकि प्लेट मार्जिन में सबसे पहले इरप्शन होगा, साथ ही कुछ प्लेट के अंदर से वॉल्केनो आ जाते हैं और वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट में कि किस तरीके से प्लेट्स पास में आ रही हैं और ये कन्वर्जेंट मूवमेंट के द्वारा माउंटेन को बना रही हैं। ये देख सकते हैं आप कि दोनों तरफ से प्लेट्स आ रही हैं और ऊपर माउंटेन फॉर्म हो रहा है। वही डाइवर्जेंट में आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वहीं थर्ड, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में प्लेट्स हॉरिजेंटली वर्क करती हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं और बीच में से अर्थक्वेक के लिए यह मूवमेंट हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। स्टोरी ऑफ पेंजिया एंड पैंथलास। इंडियन लैंडमास या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैसे बना? लाखों वर्ष पहले अर्थ के लैंडमास वाले एरिया को पेंजिया कहा जाता था और पानी वाले एरिया को पैंथलास कहा गया। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लू वाला जो पोर्शन है वो पैंथलास है, जो पूरा पानी से भरा हुआ है, और येलो वाला पोर्शन पेंजिया है, यानी लैंड एरिया है। ये दो सिंपल से स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे अर्थ के ऊपर, जो ओशनिक पार्ट को पैंथलास कहा गया और लैंड मास को पेंजिया कहा गया। पेंजिया के दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। साउदर्न पार्ट को सुपर कॉन्टिनेंट was गोंडवाना लैंड, पेनिनसुला पार्ट, एंड नॉर्दर्न पार्ट was अंगारा लैंड। साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड या पेनिनसुला कहा जाता था और नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड कहा जाता था। गोंडवाना लैंड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका का एक सिंगल लैंडमास था, पर यह बहुत लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाए क्योंकि The conventional current splits the crust into a number of pieces। कन्वेंशनल करंट के कारण ये गोंडवाना लैंड अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया और दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ टकराने के बाद अब तरह तरह के प्लेट्स और कॉन्टिनेंट्स बन गए। जैसा आप सबसे ऊपर देख सकते हैं, दिस इज पेंजिया में कि सभी एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद अलग अलग मूवमेंट होती गई। उसके बाद सेकंड पार्ट आया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ में
सभी चीज़ें अलग अलग हो गई या अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बन गए। आफ्टर स्प्लिट प्लेट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपस में कन्वेंशनल करंट के कारण प्लेट्स स्प्लिट्स हो तो गई, लेकिन टूटने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शन में बहने लगती हैं। मतलब कन्वेंशनल करंट्स के कारण मूव करने लगती हैं और अर्थ भी रोटेट करता है। अर्थ के रोटेशन के कारण वो सारी प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में खिसकने लगती हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड नॉर्थ, ये नॉर्थ की ओर चली जाती हैं। आप इसमें देख सकते हैं इंडिया के लिए नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इनटू कोलिएशन विद यूरेशियन प्लेट, thus फॉर्मिंग इंडियन लैंडमास। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ में जाकर यूरेशियन प्लेट से मिलकर इंडियन लैंडमास को बनाती है। फर्दर मैनी अदर फीचर्स कंटिन्यू टू डेवलप आफ्टर दिस। कोलिएशन से सिर्फ इंडियन लैंडमास ही नहीं बना, बल्कि इंडिया के ऊपर अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं। इसी फीचर्स के बाद में बनते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन कि ये किस तरह से बने। फॉर्मेशन ऑफ both the physical features are interrelated and connected with the drifting of plate Indo-Australian plate. हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन आपस में जुड़ा हुआ है, एक साथ ही बने हैं। दोनों की फॉर्मेशन प्रोसेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। दोनों की फॉर्मेशन प्रोसेस इंटरकनेक्टेड है, उसके साथ साथ इंटर रिलेटेड भी है। मूवमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही है, उसकी मूवमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ कोलिएशन होता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का और यूरेशियन प्लेट का। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जियोसिंक्लाइन नोन एज थेट्स वर अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम हिमालयन रेंज। थेट्स के रूप में जानी जाने वाली जियोसिंक्लाइन की सेडिमेंट्री रॉक से माउंटेन्स बने, जैसे हिमालयन रेंज। इसको आप आगे देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो कोलिएशन होता है इसमें, जिसके चलते एक बड़े फुटहिल्स का निर्माण होता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर कमिंग फ्रॉम हिमालयाज। हिमालय से बहने वाली नदी जिन सेडिमेंट्स के साथ बहाकर लेकर आती है वह इस फुटहिल्स का बेसिन में जमा हो जाते हैं। द एरिया बिटवीन द हिमालयाज इन नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ गॉट फिल्ड विद एलुवियल डिपॉजिट्स। नॉर्थ में हिमालय और साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू के क्षेत्र एलुवियल डिपॉजिट से भर गए। तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन ऐसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुला उसे कहा जाता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है। Formation of peninsular plateau was mainly due to the volcanic activities which occurred during plate movement. Peninsular plateau का फॉर्मेशन मुख्य रूप से वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण हुआ जो प्लेट मूवमेंट के समय हुई थी। Peninsular plateaus constitutes one of the ancient landmasses on the earth's surface. हिमालय प्लेट टकराने के बाद में बने हैं, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू जब प्लेट्स नहीं टकराई थी तब भी था। ये तब भी ड्रिफ्ट होते हुए आ रहा था। ये ओल्ड है, ये हिमालय के बनने से पहले था। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, क्योंकि वो इंटीरियर पार्ट में है। यूथफुल टोपोग्राफी में अगर हम बात करें तो हिमालयाज, नॉर्थर्न प्लेन्स जो बाद में बने हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है जो ऊपर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ज़मीन के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन, इन्हें यूथफुल टोपोग्राफी कहा जाता है क्योंकि ये अभी बन रहे हैं या यंग है। ओल्ड टोपोग्राफी, पेनिनसुलर प्लेट्यू एक ओल्ड टोपोग्राफी का पार्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालयन माउंटेन्स।
उससे पहले हम जानते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में, या जिनको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थ प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिमालयन माउंटेन। जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है ये। फॉर्मेशन टाइम पीरियड में हिमालय अभी अभी बने हैं, इसलिए वो यंग कहलाएंगे। कंपेयर किया जाए अर्थ के दूसरे पार्ट से, दूसरा पार्ट पहले बना था, तो इस सेंस में वो पुराना हो गया, और हिमालयाज़ अभी बने हैं तो वो यंग हो गए। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये भारत के नॉर्दर्न पार्ट या बॉर्डर पर हिमालयाज़ पाए जाते हैं। ये इंदस से ब्रह्मपुत्र तक फैले हुए हैं। विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज में हिमालयन रेंज टॉप पर आती है। हिमालयन रेंज में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी आती है। वहाँ सिर्फ बर्फ़ देखने को मिलती है, किसी भी प्रकार की हरियाली या पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये फैले हुए हैं। कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई या विड्थ 150 किलोमीटर है। हिमालयन रेंज की ऊंचाई में डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जहां ईस्टर्न पार्ट में हाइट बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न की कंपैरिजन में। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से हिमालयन रेंज बन रही है, ये हिमालय फॉर्म हो रहे हैं कि दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, और उसके बाद ये हिमालय फॉर्म होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर टकराती हैं और इसके बाद में जब टकराने के बाद एक स्ट्रक्चर फोल्ड होता है और ये हिमालय फॉर्म हुए हैं। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज, ये 3 भागों में बटी हुई है। हिमाद्री, ग्रेट और इनर हिमालयाज़, हिमाचल और लेज़र हिमालयाज़, शिवालिक और आउटर हिमालयाज़। ग्रेट और इनर हिमालयाज़ और हिमाद्री को हम पढ़ते हैं। जब हिमालय बन रहे थे तो सबसे पहले हिमाद्री रेंज बनी, तो वो इनर हिमालयाज़ कहलाएंगे। सबसे ज़्यादा हाइट होने के कारण इन्हें ग्रेट हिमालयाज़ भी कहा जाता है। नॉर्थ पार्ट में सिचुएटेड होने के कारण इसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज भी कहा जाता है। मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, साथ ही जिसमें सबसे ऊंची चोटी है। 6000 मीटर एवरेज हाइट, कोर ग्रेनाइट से बनी हुई है, साथ ही ये साल भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। कई सारे ग्लेशियर भी इस रेंज से निकलते हैं। हिमाद्री रेंज में बहुत सारे प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा आदि। आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, लेकिन इसी रेंज में है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। कंचनजंगा जो इंडिया में है, जिसकी हाइट 8598 है। मकालू नेपाल में सिचुएटेड है, 8481। धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी। अब हम बात करते हैं लेज़र हिमालयाज़ या हिमाचल की। हिमाद्री के साउथ में ये मौजूद है। ये रेंज हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बनी है। इसकी हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर तक है और इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर की है। पीर पंजाल रेंज सबसे लंबी और इम्पोर्टेंट रेंज बनाती है। धौलाधर और महाभारत रेंज इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण रेंज है। इस रेंज में फेमस कश्मीर वैली, कांगड़ा और कुल्लू वैली पाई जाती हैं। शिवालिक और आउटर हिमालयाज़। हिमालयन रेंज में सबसे आउट में होने के कारण या सबसे बाहर होने के कारण इसे आउटर हिमालयाज़ कहा जाता है। नॉर्थ में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ बहुत से सेडिमेंट लेकर आती हैं, उनसे शिवालिक रेंज का निर्माण हुआ है। एवरेज हाइट इस रेंज की 900 मीटर से 1100 मीटर है। साथ ही इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर की अलग अलग जगह पर है।
शिवालिक कंसिस्ट ऑफ ड्यून्स। लेज़र हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच जो लॉन्गिट्यूडिनल वैली है उसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून। इन वैली में बहुत ज़्यादा मिट्टी के कण पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन area lying south to the Himalayas are known as Northern Plain. River played a major role in its formation. इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र अपनी सहायक नदियों के साथ नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन करती हैं। इसका मेजर पार्ट प्लेन है जो एग्रीकल्चरली फ़ायदेमंद है। डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज ब्रॉट बाय देम। हिमालय की नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली एलुवियम फुटहिल्स पर जमा होकर नॉर्दर्न प्लेन बनते हैं, जो बहुत फर्टाइल होते हैं। नॉर्दर्न प्लेन लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर ये लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नॉर्दर्न प्लेन में है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। साथ ही पानी की प्रचुर मात्रा के कारण ये पार्ट खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अलग अलग जियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे रिवराइन आइलैंड, दोआब और डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो हम जानते हैं रिवराइन आइलैंड के बारे में कि रिवराइन आइलैंड क्या होता है। ये कुछ अलग है लेकिन आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। इस प्रोसेस में जब रिवर अपने साथ कई सारे सेडिमेंट बहाकर ले आती है, जो रिवर के बीच में जमा होकर एक लैंड एरिया बना देते हैं, उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। मजूली ब्रह्मपुत्र रिवर पर मौजूद विश्व का सबसे बड़ा इनहेबिटेड आइलैंड है। एक नदी जब सेडिमेंट जमा होने के कारण अपने पानी को अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। दोआब लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज़ नोन एज दोआब। दो नदियों के बीच की जगह को दोआब कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे दो और आब मतलब वाटर, जैसे गंगा, यमुना, दोआब। ये भी बहुत फर्टाइल होते हैं। डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हिमालय से या माउंटेन से जब रिवर फ्लो करके लैंड एरिया में आती है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स को बहाकर लाती है वो प्लेन एरिया में उसको लाकर छोड़ देती है। उससे ये प्लेन बनता है जिसे हम पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन। इसके साथ ही वो और ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि माउंटेन से जितनी भी फर्टिलिटी होती है पानी के साथ बहकर आ जाती है, वो इस जगह पर रुक जाती है। पंजाब प्लेन नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट पंजाब प्लेन कहलाता है। इसके कुछ पार्ट को कवर करने के कारण इसे पंजाब प्लेन कहा गया है, या पंजाब के कुछ पार्ट को कवर किया गया है इसमें। ये इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इस एरिया में दोआब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे द वर्ड पंजाब itself is made up of 2 words, पंज means 5 and आब means water, यानी लैंड जो 5 नदियों से घिरा हुआ है। गंगा प्लेन ये घाघर और तीस्ता रिवर के बीच के एरिया को गंगा प्लेन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ कुछ भाग झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी है। द ब्रह्मपुत्र प्लेन गंगा प्लेन के ईस्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ये ज़्यादातर आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ को कवर किया हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनता है।
भावर, तराई, बांगर और खादर. Based on the relief feature, the northern plain can be divided into 4 regions: भावर, तराई, बांगर और खादर. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है. एरियाज़ के बेसिस पर डिवीज़न के अलावा इसके कुछ रिलीफ फीचर के आधार पर भी नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया गया है. नॉर्दर्न प्लेन को रिलीफ फीचर के बेसिस पर 4 अलग अलग रीजन्स में बांटा गया है, जैसा मैंने अभी आपको बताया. तो चलिए जानते हैं भावर के बारे में. लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट शिवालिक के पैरेलल है. ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ और पत्थरों से बना एरिया है. इस बेल्ट में पत्थरों की वजह से नदी दिखना बंद हो जाती है. तराई, भावर के साउथ में तराई रीजन है. गीले और दलदली जगह पर नदियाँ फिर से दिखने लगती हैं. उस जगह को तराई रीजन कहा जाता है. पानी की मौजूदगी के कारण इस जगह पर बहुत से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है. पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स ने इस तराई रीजन में मौजूद जंगलों को साफ कर या काट कर अपने रहने के लिए जगह बनाई थी. बांगर, ये पुरानी सॉइल होती है. ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है. इस भाग को बांगर कहा जाता है. इस क्षेत्र में कैलकेरियस डिपॉजिट पाए जाते हैं जैसे कंकड़. ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है. खादर, ये न्यू एंड यंग एलुवियल सॉइल होती है. ये हर साल रिन्यू होती है. ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है. द पेनिनसुलर प्लेट्यू. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेनिनसुलर क्या होता है. अ लैंड मास विच इज़ कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स. 3 तरह से जो ज़मीन का हिस्सा पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुलर प्लेट्यू या पेनिनसुलर कहते हैं. व्हाट इज़ प्लेट्यू? अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, यानी ज़मीन से ऊपर कुछ उठा हुआ ज़मीन का भाग प्लेट्यू कहलाता है. तो चलिए जानते हैं अब पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में. अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. ये एक मेज की आकृति वाला स्थान है जो पुराने क्रिस्टली इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. गोंडवाना लैंड के ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग के दौरान ये बना है. ये ब्लैक सॉइल से बना हुआ है. इस प्लेट्यू में ब्रॉड एंड शैलो वैलीज़ और राउंडेड हिल्स मौजूद हैं. ये प्लेट्यू 2 भागों में बटा हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू. तो चलिए जानते हैं पहले सेंट्रल हाईलैंड के बारे में. नर्मदा रिवर के नॉर्थ में ये मौजूद है. मालवा प्लेट्यू का ज़्यादातर पार्ट सेंट्रल हाईलैंड बनाता है. नॉर्थ में विंध्य, साउथ में सतपुड़ा और नॉर्थ वेस्ट में अरावली से घिरा हुआ है. चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट को फ्लो करती हैं. ये स्लोप को इंडिकेट करती हैं. सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में जाते जाते नैरो होता जाता है. उसे बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है. छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बताता है. डेक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के साउथ में मौजूद ट्रायंगुलर लैंडमास को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है. सतपुड़ा नॉर्दर्न बॉर्डर है. महादेव, कैमोर हिल और मैकाल हिल ये ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं. डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट में ऊंचा है और ईस्ट में कम ढाल वाला है. डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी पाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, करवी एंग्लो प्लेट्यू और नॉर्थ छाछर हिल्स. डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और वेस्टर्न सिरे पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मौजूद है. आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड बीच वाले एरिया को कहा गया है और नीचे वाले पोर्शन में डेक्कन प्लेट्यू दिखाया गया है. इसको
वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों डेक्कन घाट के ईस्ट और वेस्ट में मौजूद हैं। दोनों ही घाटों के बीच में बहुत से डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है, अलग अलग पॉइंट्स है। तो चलिए पहले जानते हैं हम वेस्टर्न घाट के बारे में। ये कॉन्टीन्यूअस है, इन्हें केवल पासेस के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। एवरेज हाइट 900 से 1600 मीटर है। ये तापी रिवर से शुरू होकर नीलगिरी हिल्स के साउथ तक जाते हैं। इनमें पर्वतीय वर्षा होती है। इनकी हाइट नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, जिसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है, जो केरल में नीलगिरी हिल पर मौजूद है। तो चलिए जानते हैं अब ईस्टर्न घाट के बारे में। ये डिसकॉन्टीन्यूअस इरेगुलर है और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों ने इसको काट दिया है। एवरेज हाइट 600 मीटर है। ये महानदी से शुरू होकर नीलगिरी तक जाते हैं। इसकी हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1501 मीटर है। ये उड़ीसा में है। इसकी साउथ वेस्ट में सेवराय तथा जावेड़ी हिल्स मौजूद है। पेनिनसुला प्लेट्यू की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली ब्लैक सॉइल है, जिसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इग्नियस रॉक यहाँ मौजूद हैं। इनके इरोजन से ब्लैक सॉइल फॉर्म हुई है। द इंडियन डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अरावली हिल्स के वेस्ट में मौजूद है। ये अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है जो रेत से कवर्ड है। इस रीजन में बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे 150 mm से कम। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ रेनी सीज़न के समय पर दिखाई देती हैं और कभी भी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। लूनी एकमात्र बड़ी रिवर है इस क्षेत्र की। यहाँ एरिड क्लाइमेट और लो वेजिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर बर्चन्स भी पाए जाते हैं। ये एक इंडियन डेजर्ट का इम्पोर्टेंट फीचर है। क्रिसेंट शेप मतलब चंद्रमा के आकार के जो सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं उसे बर्चन्स कहते हैं। ये थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। कोस्टल प्लेन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द कोस्टल प्लेन, यह वेस्ट में अरब सागर से लेकर या अरेबियन सी से लेकर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक फैला है। वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच एक नैरो प्लेन है। इस मैदान के 3 भाग हैं। कोस्ट के नॉर्दर्न पार्ट को कोंकण यानी मुंबई और गोवा, सेंट्रल पार्ट को कन्नड़ प्लेन और साउदर्न पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। बे ऑफ बंगाल के साथ वाइट प्लेन है। नॉर्दर्न पार्ट में से नॉर्दर्न सर्कल कहा जाता है, जबकि साउदर्न पार्ट को कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। लार्ज रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस कोस्ट पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। चिल्का लेक ईस्टर्न कोस्ट पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। चिल्का लेक इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के साउथ में मौजूद है। द आइलैंड, ये आइलैंड स्मॉल लेवल आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं या छोटे छोटे कई सारे आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था, यानी हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 किलोमीटर के छोटे एरिया में फैला है। कावरती आइलैंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। इस आइलैंड पर फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पिटली आइलैंड जो एक अनइनहेबिटेड वर्ल्ड सेंचुरी है। बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ से साउथ की तरफ फैले आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड है।
ये आकार में बड़े संख्या में बहुत फैले हुए हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड हैं, नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार। ये माना जाता है कि ये सबमरीन माउंटेन के पोर्शन है। ये देश की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी देखने को भी मिलती है। ये इक्वेटर के पास में स्थित हैं। साथ ही यहाँ का क्लाइमेट इक्वेटोरियल होने के साथ घने जंगल है। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बैरन आइलैंड पर मौजूद है। माउंटेन मेजर सोर्स हैं वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ के। नॉर्दर्न प्लेन को देश की ग्रीनरीज कहा जाता है। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेट्यूज मिनरल के भंडार हैं जो देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप पोर्ट और फिशिंग के लिए फ़ायदेमंद है। इस प्रकार से देश की डाइवर्स फिजिकल फीचर्स भविष्य में विकास की पॉसिबिलिटीज़ को बनाए रखते हैं। कंक्लूज़न में हम कई सारी चीज़ों को देखेंगे। कोरस यानी प्रवाल, कोरल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो समूह में रहते हैं। दे फ्लोरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते हैं। द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केल्टन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। ये 3 प्रकार के होते हैं: बैरियर रीफ, फ्रिंगिंग रीफ एंड एटॉल्स। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ एक अच्छा एग्जाम्पल है कोरल रीफ का। एटॉल्स गोल या हॉर्स शू आकार के होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारी दूसरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसी लगी। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।